आप लोगों को पता ही होगा आज का जो सब्जेक्ट है आजादी के बाद मछुआरा समाज के शिक्षा का स्तर पर है कारण और निवारण। ठीक है, मैं सर्वप्रथम तो मैं इस टॉक शो में जो हमारे सभी बुद्धिजीवी यहाँ शामिल हुए, मैं सबका स्वागत करता हूँ निषाद मंथन न्यूज पर। और मैं चाहता हूँ कि बब्बन जी आप एक एक करके, चूंकि आप बहुत बेहतर सबको समझ रहे हैं, तो आप परिचय सबका आप बताएंगे तो बहुत बेहतर होगा। सभी को नमस्कार। और हम लोग जो है अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। समय के साथ जो है निषाद समाज के बुद्धिजीवी निषाद समाज के समस्याओं और इसके सलूशन के बारे पर विचार विमर्श किए, लोगों तक अपने विचार को प्रसारित किए, लेकिन हम लोग बहुत कम सफल हुए। हम लोग का समाज जो है बहुत कम सफल हुआ और इसका क्या कारण है, तो इसी कारण को मंथन करने के लिए और इसका सलूशन क्या होगा जानने के लिए जो है हम लोग जो है ऑनलाइन सेमिनार और संगोष्ठी डिस्कशन मीटिंग का जो है समय समय पर आयोजन करना प्रारंभ किए हैं। ये सेमिनार हम लोगों का पहला है और कल हम लोग जो है एक डिस्कशन मीटिंग जो है आयोजन किए थे। और इसका जो भी रिजल्ट आएगा, समरी आएगा, उसको हम लोग जो है एक पेपर के रूप में समराइज भी करेंगे। इसी आज का जो विषय है आजादी के बाद मछुआरा समाज में शिक्षा के स्तर क्या है और इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है। आज के जो वक्ता हैं उसमें मुख्य वक्ता श्रीमती संगीता बिंद जी हैं, जो गाजीपुर सदर से एमएलए हैं और ये पीएचडी हैं। अध्यापन काम भी इन्होंने किया है और इसके अलावा इनकी रुचि जो है साहित्य में भी है, ये लिखती भी हैं और इनकी जो एक व्यक्तित्व है, प्रतिभा जो है कई क्षेत्रों में है, साहित्य में भी है, राजनीति में भी है, अध्यापन में भी है। तो इनका हम लोग जो है इस मंच पर जो है स्वागत करते हैं, यूनाइट फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरी वक्ता जो है रमेश साहनी जी हैं, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कई इनके रिसर्च पेपर कई मैगजीन में पब्लिश हुए हैं, सामाजिक रूप से भी और साइंटिफिक रूप से भी और साइकोलॉजिकल रूप से भी। उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि आज समाज के योगदान देने के लिए उपस्थित है। डॉक्टर बलराम बिंद, ये तो हमारे पड़ोसी ही हैं और इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता भी हूँ और जिन परिस्थितियों में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरा करने के साथ साथ समाज से भी जुड़े रहे और समाज के लिए योगदान दे रहे हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हमने कुछ कानों से सुना है, हमसे कहे हैं कि सर हम समाज के लिए या देश के लिए क्या कर सकते हैं जब तक कि हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, हमको चलने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन बलराम जी या बलराम जी के परिवार, इनके बड़े भाई से मैं मिला हूँ, इनके भाई में भी, इनके में भी जो है एक अद्भुत विचार है जो प्रेरित करता है इनको लगातार संघर्ष करने के लिए। ये पीएचडी हैं और इस समय हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी में जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। और चौथा वक्ता मैं खुद हूँ। मेरा नाम बब्बन प्रसाद है। मैं बी सिविल इंजीनियरिंग एमटेक आईआईटी हूँ और वर्तमान में मैं टाटा स्टील में मैनेजर हूँ और मेरा फैमिली बिजनेस जो है वो मेरे जो छोटे भाई जो है रन करता है। अब मैं यूनाइट फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री तिलक निषाद जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आएंगे और सबको स्वागत करेंगे। मैं तिलक सिंह निषाद रहने वाला जनपद इटावा का हूँ। यमुना और चंबल का जहाँ द्वाब है उसी में हमारा एक गांव है
और वर्तमान में कानपुर महानगर में निवासरत हूँ। मैं 1986 का कृषि स्नातक होने के नाते मुझे कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 से मैंने अपनी सेवा प्रारंभ की और वर्तमान में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 2 में, या जो पदनाम बदलकर अब वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी हो गया है, मैं जनपद फतेहपुर में भूमि संरक्षण अनुभाग में कार्यरत हूँ। मैं वर्तमान में एक सामाजिक संगठन चलाता हूँ जिसका नाम है यूनाइट फाउंडेशन। यूनाइट का मतलब है यूनियन ऑफ निषाद इंटेलेक्चुअल टीचर्स एंड एम्प्लॉय। इस संगठन के द्वारा मैंने अपने समाज का जो पढ़ा लिखा तबका नौकरी पेशा है उसको एक संगठित करने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। और जो मैंने देखा कि हमारे समाज में 3 घटक होते जा रहे हैं, उनको मैं तोड़ने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम मैं जो है निषाद मंथन न्यूज के रमाकांत मल्लाह जी का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को एक मंच पर आने का मौका दिया। उसके लिए वो यूनाइट फाउंडेशन परिवार की तरफ से बधाई के पात्र हैं। दूसरे जो हमारे हैं बब्बन प्रसाद जी जो इंजीनियर हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया और जूम ऐप के माध्यम से हम लोगों को अपनी चर्चा पर चर्चा जारी रखने हित प्रेरित किया, और जिसका परिणाम है कि आज हम सब लोग एक मंच पर उपस्थित हुए। तीसरे मेरे जो वक्ता हैं डॉक्टर बलराम बिंद जी, इनका भी अभिनंदन करता हूं। ये जींद हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य इनके रहते हैं। चौथा मैं श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि ये पीएचडी भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं, तो इसलिए और एक महिला भी हैं, तो इसलिए हमारा यूनाइट फाउंडेशन परिवार की तरफ से एक बनता है कि हम इनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करें और करते हैं। इसके अलावा अभिषेक निषाद जी हैं, इंजीनियर मुनीम निषाद जी हैं, ब्रजेश कश्यप जी हैं, इन सभी का मैं यूनाइट फाउंडेशन परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, वैसे तो हम लोग फेसबुक पर अक्सर कहीं न कहीं जो है अपने कमेंट के द्वारा एक दूसरे से परिचित होते रहते हैं, लेकिन आज ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम सभी लोग इस परिचर्चा में फेस टू फेस बात भी करेंगे, समाज के दुख दर्द क्या है उन पर भी चिंतन मनन करेंगे, और जो आज का विषय है कि आजादी के बाद हमारे समाज की या मछुआ समाज की जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरह का है, उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए भाई डॉक्टर बलराम बिंद जी को। वो सादर आमंत्रित हैं और इस बिंदु पर अपने विचार रखें। अगला जो नंबर लूंगा मैं माननीय विधायिका जी का लूंगा, संगीता बलवन, वो भी इसके बाद बोलेंगे। शुक्रिया सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर बलराम बिंद, मैं बलिया से ही रहने वाला हूँ और अभी सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत जींद में हूँ। आज जिस तरह से जो है हमारा जो टॉपिक है मछुआरा समाज, आजादी के बाद मछुआरा समाज की शिक्षा का स्तर, विकास और निवारण की जब बात इस पे हम आज चर्चा का विषय में रखेंगे, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि शिक्षा है क्या और शिक्षा हमें जो है कब मिला, कब नहीं मिला और हम आज किस स्थिति में हैं, ये आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा सिखाने और सीखने की जो है कला है जिसे हम शिक्षा कहते हैं। दूसरी बात इसमें थोड़ा सा मैं और कोट करना चाहूंगा कि अब धर्मों में जिस तरह से कहा गया है कि जो व्यक्ति अगर कोई शिक्षा नहीं लेगा या शिक्षित नहीं होगा वो पशु के समान होगा, ये आपकी जो है धर्मों की बात है, गीता में लिखा गया है इस बिंदु को, तो आप जो है इस चीज को भी देख सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हमारे ही मिथकी पुराणों में जो है एकलव्य की बात होती है और हमारे जो जिस समाज से हम लोग आते हैं
जाति समूह से जिस जाति समूह की कल्पना की जाती है, या मछुआरा समाज है, या हम जो है हर जगह जो है कहीं आदिवासी हैं, कहीं दलित हैं, कहीं पिछड़े हैं, इस आधार पर भी हमको देखा जाता है। तो इस आधार को जो है एक देखने की जरूरत कि अब जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि एकलव्य जी को जब शिक्षा लेने की जो बात आई, उन्होंने शिक्षा लेने के लिए गए, तो गुरुकुल परंपरा में हमारे समाज को जो है शिक्षा देने की कोई परंपरा नहीं थी, जिनके कारण जो है शिक्षा से उनको वंचित कर दिया गया। अब शिक्षा से वंचित कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति की लालसा होती है कि हमें ये चीज प्राप्त करना है और मुझे आगे बढ़ना है, तो कोई ना कोई जो है वो अपनी जो है उस विधि को जो है प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसी में जो है एकलव्य जी की परंपरा नहीं थी, जिनके कारण जो है एकलव्य जी जो है अपनी जो है उस तकनीक विधि को जो प्रयोग किया, जो आज भी इस नाम से जाना जाता है, जो फर्स्ट टेक्निकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब वो जो है फर्स्ट टेक्निकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है हमारे महापुरुषों को शिक्षा के आधार पे जो एक गुरुकुल की जो परंपरा थी, उस गुरुकुल की परंपरा को तोड़ करके टेक्निकल के रूप में जो है एक नींव स्थापित करने का काम किया। तो जो एक शिक्षा की जो पद्धति चल रही थी कि जो है गुरुकुल की परंपरा ही आगे बढ़ेगी, गुरुकुल की परंपरा के ही नींव पे जो है शिक्षा की जो है संभावना स्थापित होगी, उसको तोड़ने के काम हमारे महापुरुषों ने किया, जिसमें हम वीर एकलव्य का नाम जो है बखूबी ले सकते हैं। और हमारा जो है फर्स्ट टेक्निकल जो है भारत की जो परंपरा में जो है उनको फर्स्ट टेक्निकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने तो जो है एक टेक्निकल स्थापित कर लिया, लेकिन अब ये बात समझने की जरूरत है कि उस दौर के बाद हमारा जो है देश कई बिंदुओं से गुजरता है, राजाओं से गुजरता है, अंग्रेज के कार्यकाल आता है। तो उस दौरान जो है लॉर्ड मैकेले की बात की जाती है, तो शिक्षा की जो पद्धति थी, हमें जो है जाहिर सी बात है गुरुकुल परंपरा में जब पढ़ने के जब विधि या जो हम सीखने के हमको कोई गुरु नहीं सिखाता था, तो जो है अब फिर जो है जैसे ही अंग्रेज आते हैं, लॉर्ड मैकेले की जब बात आती है, तो शिक्षा का लेने का अधिकार हमारे जो है समान रूप से एक प्राप्त होता है। और जब देश आजाद होता है तो मौलिक अधिकार आप जानते हैं, सबकी समानता की बात की जाती है। और आज जो है हम किस स्थिति में है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब जो है देश आजाद होने के बाद जो है हमारे समाज में भी जो है जब देश आजाद हुआ, संघर्ष किया और देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें तिलका मांझी से लेकर के जो है बहुत से जो है आप महापुरुषों के नाम जानते हो। तो अब ये चीजें समझने की जरूरत है कि जब देश को हमने आजाद कर दिया, तो देश आजाद होने के बाद हम जिज्ञासाएं ये होगी हमारी कि जिज्ञासाएं ये होगी कि हमको भाई शिक्षित बनना है और मेरी स्ट्रीम में जाना है। तो इस भारतीय समाज के जो एक सामाजिक दंश था, वो इस चीज से नहीं उभर पाया था। जाहिर सी बात है कि भारत गांव में बसता है और गांव का ही ये देश कहा जाता है। देश तो आजाद हुआ लेकिन गांव आजाद नहीं हुआ। अब ये चीजें हमको समझने की जरूरत है कि हमारे समाज के लोग जब स्कूल में जाने की कोशिश करने लगे, स्कूल में पढ़ने की जो है जैसे ही उन्होंने अपनी जो है जिज्ञासाएं जाहिर की स्कूल जाने की, तो शिक्षक किसके होते थे? गुरुकुल की परंपरा वाले में ना सवर्ण के लोग। सवर्ण लोग जब अगर हमारे जो परिवार के जब लोग जाते थे तो किन्हीं बिंदुओं पर जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, तो वो डंडे से इतना मार मारते थे कि उनके जो पीठ पे जो है कई छाले पड़ जाते थे। तो जो एक माँ होती थी कहती थी कि बेटा जाने दे, शिक्षा की जो बात है हम किसी तरह तो जी ही लेंगे, और जाने दे, आज के बाद से शिक्षा के लिए जो है स्कूल मत जाना। लेकिन कुछ स्थितियां जो ये थी कि चलो जाने दो, मार खा करके भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ गार्जियनों ने हमारा जो है 70 से 80 के दशक में ये चीजें दौरान में जो है हमारे जो है ये समाज झेला। तो ये हमारी एक जो पीढ़ी थी जो पढ़ने की लालसा थी, वो लालसा उसकी जो है वहां बंद हो गई। लेकिन जो पिटाया हुआ जो एक गार्जियन था, जो 80 के दौरान आते आते जो है जेपी आंदोलन होता है और जो है राजनीतिक उथल पुथल में देश को उथल पुथल में जो है देश की क्रांति में जो है एक सामाजिक परिवर्तन का जो एक नींव आता है, जिसमें हमारे समाज के फिर जो एजुकेशन लेने से वंचित हुए थे गार्जियन, वो अपने बच्चों को फिर स्कूल भेजने की कोशिश करने लगे। तो अब स्कूल जब भेजने की कोशिश करने लगे तो हम लोग का दौर शुरू होता है। उस दौरान जो है 80 के बाद जो है जब हम लोग का जो है जनरेशन धीरे धीरे हम लोग जो है स्कूल आने के
शुरू करते हैं, तो उस समय भी ये सामाजिक दंश थी, क्योंकि मेरे सामने की एक घटना थी कि जो है बहुत हमारे ही समाज के जो है बहुत इंटेलेक्चुअल लड़का था, मॉनिटर भी था स्कूल में, उसकी किन्हीं कारणों से जो उसकी जो है चाबी जो है ऐसे नचा रहा था और कहीं गुम हो गई और वो मास्टर देख रहा था, नहीं मिला। खोजने के बाद वो जो है स्कूल जाता है और पूछता है कि जो है गेट क्यों नहीं खुला, तो उस बच्चों को उठा करके जो है एक बरगद का पेड़ होता है और उस पर पटक देता है, और पटकने के बाद जो है वो बहुत छटपटाता है, किसी तरह उसको जो है भेजा जाता है घर। उसके बाद से जो है हमारे जो बच्चा जो रहता है वो स्कूल नहीं जाता है और स्कूल जो है वहां से वो ड्रॉप करने लगता है। तो इस तरह के जो हमारे एजुकेशनल जो ड्रॉप धीरे धीरे हुए, इस चीज को भी देखने की जरूरत है। अब जो है बात आती है कि हम जो कुछ बच्चे पढ़ने लगे, तो अब जो है हमारी दौर में जो है हम सिर्फ बच्चे पढ़ने लगे, माने एज पुरुष पढ़ने लगा, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। लड़कियां स्कूल जो है किन कारणों से नहीं जाती थी, सामाजिक दंश की जो बात मैंने कहा था कि जो स्कूल जो होता था वो सवर्णों की एरिया में होता था, और हमारी जो एक जो रहने की रहवास होता है, हमेशा आप देखेंगे कि दक्षिण में बसाने की जो है, दलित पिछड़े को जो बसाने की परंपरा थी, दक्षिण में बसाने की परंपरा रही है। तो ये जो इनको जो बसाने की जो परंपरा के कारण जो है अभी इनके जो घर से होकर गुजरना पड़ता था, जिनके हमारे गार्जियन जो है अपनी बहू बेटियों को लाज बचाने के लिए अपनी बेटियों को भेजने का जो है वो दौर जो है उस समय नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग शिक्षित हुए, तो शिक्षित होने के दौरान ये हुआ कि अब हम कहने लगे कि नहीं, हमारी जो हम शादी करेंगे थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी हमारी पत्नी होनी चाहिए। तो अब जो एक गार्जियन का जो दौर है, वो गार्जियन कहने लगा कि नहीं, कुछ भी हो हम अपने बच्ची को जो है स्कूल भेजने का काम करेंगे। अब स्कूल तो अब जाने लगी धीरे धीरे जो है, आप देखेंगे कि जो है ग्राफ इसका जो है बहुत तेजी से जो है लड़कियों का बढ़ रहा, लेकिन लड़कों का जो ग्राफ है धीरे धीरे जो एजुकेशन जो लेने का जो ग्राफ था वो घटने लगा है। कारण क्या है, अब जो है लड़के का जो है आर्थिक दबाव होता है, आर्थिक दबाव होने के कारण क्या होता है कि वो बच्चा जो है अब जो है कमाने जाता है और उसका एजुकेशनल ड्रॉप होता है। तो इस बिंदु को देखने की जरूरत है। रही बात की ये तो आपकी जो है एक हिस्ट्री बैकग्राउंड था, लेकिन हमारे एजुकेशन का जो एक सूत्र है कि हमारे बच्चे ही एजुकेशन लेने से क्यों वंचित हो रहे हैं, तो इन बिंदुओं को, दो चार बिंदुओं को मैं इस पर रेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो एजुकेशन लेने की जो एक नींव है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे जाहिर से बात है कि हमारे गार्जियन मजदूर हैं, अब मजदूर हैं या मछली मारेंगे, तो अपने जब कहीं मान लीजिए किसी के खेत में काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों को जब स्कूल हो जाता है तो कहता है कि बेटा ऐसा है ना कि कल मेरे को खाना जो है फलाना जगह पहुंचा देना। अब इस तरह जो है खाना धीरे धीरे उस बच्चों को जो है पहुंचाने की जो परंपरा शुरू होती है, खाना पहुंचाने, थोड़ा काम करने की, तो वो जो उसका होमवर्क होता है होमवर्क पूरा नहीं करता, जिसके कारण जो है वो धीरे धीरे एजुकेशनल जो ड्राफ्ट है धीरे धीरे होने लगता है और वो स्कूल जाने में जो है अभिरुचि कम होने लगती है। तो ये एक चीज देखा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो बच्चे हैं एजुकेशन जो लेने की जो एक परंपरा थी या लेने की जरूरत थी, हम कहाँ जो है मार खा रहे हैं। एक स्थान पे ये खा रहे हैं कि हमारे जो गार्जियन अशिक्षित होने के कारण जो है अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते हैं, कंट्रोल ना करने के कारण वो रोड पे जाता है, रोड पे घूमता है और उसी के इर्द गिर्द जो बच्चे होते हैं उसी के संपर्क में आने शुरू हो जाता है। आप देखे होंगे कि किसी सवर्ण का बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद सीधे घर आता है, अपने घर पे जो है नाश्ता करता है, होमवर्क करता है या तो टीवी देखता है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो घर तक ही सीमित रह करके थोड़ी बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो जो है इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन हमारा बच्चा क्या है, रोड पे जाता है, जिनका कारण जो है एक ऐसा समूह से गठित संपर्क में आता है जिससे उसका एजुकेशनल जो है ड्रॉप धीरे धीरे होने लगता है और ये एक शिक्षा का जो सूत्र है धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसके बाद जो है अब हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो शिक्षा का एक सूत्र जो हमारा किस तरह से जो है हमारी स्थिति, ये जो एजुकेशनल जो है हम सीधे जो अगर 100 हैं तो 90 अशिक्षित होते जा रहे हैं और मात्र 10 ही पढ़ रहे हैं। तो इसको जो भरपाई करने के लिए हमारे पास जो है एक तकनीक होनी चाहिए कि भाई जाहिर से बात है कि किसी भी समाज को पढ़ाने के लिए आप या किसी की मंदिर बनाने के लिए आप जो है जाहिर से बात है कि देते हैं, लेकिन एजुकेशनल रूप में जो है हमारा इसको जो है देने के लिए और लेने के लिए तैयार नहीं होता है। कारण ये भी एक चीज देखा जा सकता है। दूसरी बात ये है
कि हमारे जो गार्जियन की जो बनावट है, हमारे गार्जियन जो है शादी के लिए 1 लाख रुपया उस बच्चे पे जो है इन्वेस्ट कर सकता है। मैंने शादी करने के लिए 1 लाख रुपया कर्ज ले सकता है, लेकिन जो है अगर कह दिया जाए कि जो है वो बच्चे को जो 1 लाख रुपया जो है एजुकेशनल के लिए दे दिया जाए, तो वो गार्जियन जो है इस चीज को जो है तैयार नहीं होता है। तो ये आपके जो 5-6 पॉइंट है, इस बिंदु को देखने की जरूरत है कि हमारा जो एजुकेशनल जो है किस तरह से जो है ड्रॉप होता जा रहा है, और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें किन तकनीकों को सहारा लेने की जरूरत है। सरकार की जो नींव है, क्या हमको मुख्य धारा में जो है कन्वेंट स्कूल की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ हमको खिचड़ी खिलाने की कोशिश कर रही है। तो इन बिंदुओं को जो है आपको देखने की जरूरत है। अब जो है इसमें हमारे निवारण में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। एज ए सामाजिक रूप से जितने भी हमारे पास चिंतक हैं, या जो हमारे सोशल वर्कर हैं, या राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे एक ही चीज अपील करना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कि आप सिस्टम में देखे होंगे कि जो आरएसएस जो है हर जगह एक जो है अपना सिस्टम डेवलपमेंट करके जो है अपने शाखाएं और तमाम एजुकेशनल सिस्टम तैयार किया, लेकिन जो है हमारे पास जो एक भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या ऐसा कोई छात्रावास नहीं है जिसे हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट की जो है कोई नींव रखा जाए। क्या हमारी गरीबी ही मुख्य धारा है, गरीबी में ही हम बने रहेंगे, या हम शिक्षित होने के लिए भी कोशिश में रहेंगे। तो इन्हीं जो है फिर मुझे मौका मिले आगे बात रखने के लिए, तो मैं इन बिंदुओं को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि और जो भी इसमें अब मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूंगा, अगले वक्ता को जो है आप आमंत्रित कर सकते। अब मैं कुछ आपसे पूछ भी सकता हूँ? हाँ सर, पूछ सकते हैं। हाँ सर, जैसे आपने गुरुकुल का नाम लिया, एकलव्य जी ने जो शिक्षा पाई उस समय गुरुकुल चलते थे, और उन्होंने उस गुरुकुल का प्रतिरोध करते हुए जब उनको लौटा दिया गया कि नहीं, आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, हम तो राजवंश के जो राजकुमार होते हैं उन्हीं को शिक्षा देते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के और शिक्षा ग्रहण की, और जब धनुर्विद्या का जो है कौशल का परिचय हो रहा था, तो उस समय जब एकलव्य भी पहुंच गए, और जब कौरव और पांडवों के सभी राजकुमार असफल हो रहे थे, अपने जो है प्रत्यंचा तान के जो है निशाना मार रहे थे, तो वो नहीं लगा पा रहे थे, तो एकलव्य को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अरे इतना सा छोटा काम है तो मैं अभी जो है मार दूंगा। तो सब लोग देख के चकित रह गए। तो जैसा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ही हम लोग जानते हैं कि, लेकिन इसमें अगर हम तर्क करें कि क्या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना अंगूठा दान दे सकता है, या आज कोई ऐसा है कि जो अंगूठा दे सकता है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसी बात है कि जाहिर से बात है कि कर्ण को और अर्जुन को जो है फर्स्ट टेक्निकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा इसीलिए नहीं गया कि वो जो है किसी की दिया हुआ विद्या से वो जो है शिक्षित हुए थे, लेकिन हम जो है एज ए टेक्निकल रूप में जो है सबसे ज्यादा जो है आविष्कारकर्ता के रूप में हमारा समाज जाना जाता है। आप देखे होंगे, आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब समय जिस हिसाब से जो है पानी की उतार चढ़ाव होता है, तो मछुआरा जो है अपनी तकनीक को हर समय जो है चेंज करता रहता है, या जो है जैसे जैसे जो है ताल में अपने जो है नदी में जाता है तो देखता है कि हमें किस यंत्र की जरूरत है, तो तुरंत उस जो है यंत्र को जो है बनाने और आविष्कार करने की कोशिश करता है। तो टेक्निकल चीजें जो है हमने सबसे ज्यादा इजाद करने किया है और आज भी करते हैं। आज जो है जो है आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा कि जो आज ऑनलाइन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो जो है जो अभी एकलव्य के जो है आइडियोलॉजी के आधार पर ही निर्मित है, न कि किसी के अन्य जो है विचारधारा जो दी जाती थी उनकी आइडियोलॉजी पर आधारित है। ये जो आज तकनीक आपके जो विकसित हुई है वो एकलव्य के आइडियोलॉजी के आधार पर हुई है, ठीक है। अब रही बात की जो है किसने जो है अंगूठा दिया या नहीं दिया, ये विषय जो है थोड़ा सा जो है अंडरस्टूड है ना, थोड़ा सा हट के है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा उसमें ये कहूंगा कि आज भी हमारा अंगूठा कटे या नहीं कटे, हम आज भी हमारा अंगूठा कटता है। कारण ये कि हम
अगर शिक्षित नहीं है, किसी के यहाँ गए तो हमारा जो है शोषण करने के लिए क्या करेगा, अच्छा ये मुझे दे दो, और वो नहीं कराएगा तो क्या हुआ, हमारा अंगूठा कट गया। जाहिर सी बात है कि हमको जानकारी नहीं है तो हमारा अंगूठा कटेगा ही। तो यानी अंगूठा कह सकते हैं हम कि अंगूठा तब भी कटता था और अंगूठा अब भी कट रहा है। तो ये अंगूठा जो कटने की परंपरा है, ना आज बंद है, ना कल बंद था, ना आज बंद है। तो इस तरह के अंगूठा जो है आए दिन देते जा रहे हैं। तो हमें एजुकेशनल सिस्टम को जो है हमें बदलने की जरूरत है। और जो एकलव्य जी जो ने एक जो आइडियोलॉजी पेश की थी, उस आइडियोलॉजी को हमको समझने की जरूरत है। जब वो उस आइडियोलॉजी को स्वीकार करेंगे तो हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो है उस एकलव्य की आइडियोलॉजी को जो है डेवलपमेंट करने की जरूरत है, तभी जाकर के हम विकसित होंगे और एक नई जो है क्रांति का सूत्रपात कर पाएंगे। इस बिंदु को हमको समझने की जरूरत है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम अगले मेहमान हमारी माननीय विधायिका जी संगीता बलवंत जी से निवेदन करेंगे, वो अपने विचार रखें। चलिए माननीय विधायिका जी। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं आपको बता दूं कि मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सदर विधानसभा से इस समय वर्तमान में विधायक हूं। और चूंकि यह जो आयोजन किया गया है तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को बहुत विशेष रूप से हार्दिक बधाई देती हूं कि आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि जब हमारा मछुआ समाज शिक्षा के बारे में सोचने लगा, उस पे चिंतन मनन करने लगा, तो इससे ही यह स्पष्ट हो रहा है कि अब हमारे समाज में जागरूकता की कमी नहीं है, नेतृत्व की कमी नहीं है। लोग यह सोच रहे हैं कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यह कार्यक्रम रखा गया है आयोजक बंधुओं द्वारा। और इस कार्यक्रम का शीर्षक जैसा कि अभी सबको विदित है कि आजादी के बाद मछुआ समाज का शिक्षा का स्तर क्या है, कारण और निवारण, इस विषय पे हम सबको प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगी कि मछुआ समाज इसने जो भी कार्य किया है, चाहे आजादी से पहले या आजादी के बाद, मछुआ समाज के कार्यों को विश्व की प्रसिद्धि मिली है। मछुआ समाज के अंदर वह शक्ति है जिसके कारण वह अपने किसी भी कार्य को करता है तो वो समाज देखता है, विश्व देखता है, पूरी दुनिया देखती है। उदाहरण आप देखिए, आजादी के पहले का जो पुराना युग था, जो आदि युग था, उसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। ये शिक्षा पे ही बोला जा रहा है। तो वाल्मीकि जो हम लोग के ही समाज से बिलोंग करते थे, तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा और पूरी तरह से वो प्रसिद्ध हुए। आज रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जो हमारे समाज के थे, उनको कौन नहीं जानता है। शिक्षा में वो आगे थे। और जब बात चलती है शहीदों की, क्रांतिकारियों की, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता प्रोफेसर बलिराम बिंद जी ने कहा कि हमारा समाज आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जैसे तिलका मांझी हैं, बिरसा मुंडा हैं, इन लोगों ने बहुत सक्रियता के साथ भारत की आजादी में भाग लिया था। और केवल ये पुरुष ही नहीं, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ये पुरुष ही नहीं, हमारे समाज की, जो हमारा ये पिछड़ा समाज है, मछुआ समाज, तो इस समाज की महिलाएं भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और अंग्रेजों के दांत को खट्टे करने का उन्होंने काम किया। जैसे कि आप झलकारी बाई का नाम सुने हैं कि वो पूरी तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिरूप थी। उन्हीं की तरह युद्ध करती थी, उन्हीं की तरह युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन करती थी, संचालन करती थी। अवंतीबाई लोधी का भी नाम आप लोग सुने हैं, वो भी हमारे समाज से थी और रण कौशल में अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने।
तो हमारा समाज कहीं भी रहता है अपनी एक पहचान बनाता है। अभी हाल ही में जो काफी चर्चित हुए द माउंटेन मैन के नाम से दशरथ माझी, उन्होंने भी एक ऐतिहासिक काम किया। जो उन्होंने अपने श्रम का प्रदर्शन किया तो वो भी एक ऐतिहासिक काम, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम कि उनके लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है। और अभी हमारे भाई साहब ने चर्चा किया एकलव्य का, तो एकलव्य ने भी जो काम किया, जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के कारण एकलव्य को आज पूरी दुनिया में एक बड़े धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा मछुआ समुदाय जो भी कार्य किया है उसको पूरी तन्मयता के साथ और ऐतिहासिकता को पाने वाला काम किया है। श्री रामचंद्र को हमारा मल्लाह समाज ही भव पार लगाया। तो हमारा समाज कहीं भी रहा है, आगे रहा है। राजनीति में भी आज बढ़ चढ़ के हमारा समाज जा रहा है। कई प्रदेशों में हमारे समाज से मुख्यमंत्री बने। और चूंकि मैं एक महिला हूं तो मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे समाज में जब आधी आबादी अर्थात महिलाएं आगे आएंगी, महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा, तब हमारे समाज का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रथम शिक्षिका थी सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले ने उस दौर में जब पुरुष को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस दौर में वो शिक्षा ग्रहण की अपने पति के सानिध्य में, और महिलाओं के लिए एक मुहिम जगाया उन्होंने कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे बालिका विद्यालय खुले और आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं काफी आगे हैं। हमारे इस भारत में ही देखिए, अभी जो पिछला कार्यकाल पूरा हुआ था उसमें वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय महिलाओं के ही हाथ में था। तो इस तरह से करके बहुत तेजी के साथ महिलाएं अपने परचम को लहरा रही हैं। और हमारा जो मछुआ समाज है, तो जैसा कि हम ये कहना चाहेंगे कि आज भी जो विकास का दौर है उसमें अभी उस स्तर पे हमारा समाज नहीं पहुंच पाया है जहां पहुंचना चाहिए। लेकिन केवल हम गरीबी को अभिशाप मानकर या गरीबी की मजबूरी को मानकर हम अपने केवल 2 जून की रोटी कमाने में व्यस्त रहें और कहें कि हम बहुत गरीब हैं, हम शिक्षा नहीं ले पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये एक कायरता है। अगर मानव का हम जन्म लिए हैं तो गरीब पैदा होना तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी थी कि हम गरीबी में पैदा हो गए, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन हम गरीब ही मर जाए, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम गरीबी में ही न मरे। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग भी, जो लोग भी आगे बढ़े हैं शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो वो गरीबी से ही उठकर बढ़े हैं। हम अपने देश का ही उदाहरण ले लें। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कितनी कठिनाइयों के साथ शिक्षा अर्जित किया और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। यह बहुत अच्छा लगता है, एक संदेश जाता है कि जो लोग कमजोर तबके के हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और विश्व का उदाहरण हम लेना चाहें तो विश्व में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी, जो रोड स्ट्रीट होती है, सड़कों की लाइट होती है, उस पे बैठ के उन्होंने अध्ययन किया और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो हम 2 जून की रोटी कमाने के साथ साथ हम शिक्षा पर भी ध्यान दें। हम आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ऐसा संकल्प जब मन में रहेगा तो हमारे शिक्षा का स्तर अवश्य सुधरेगा, अवश्य बढ़ेगा। मैं आपको अपनी बात बता दूं कि हमारी माताजी अशिक्षित हैं। उन्होंने किसी भी क्लास का किसी भी स्तर की पढ़ाई नहीं, प्राथमिक स्तर की पढ़ाई भी उन्होंने हासिल नहीं की। लेकिन उनके अंदर ये भाव है कि जब महिलाएं पढ़ेंगी, जब बच्चियां पढ़ेंगी, तभी समाज का उद्धार होगा, तभी देश का उद्धार होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए माताजी ने अपनी चारों पुत्रियों को अच्छी शिक्षा दिलाई, उच्च शिक्षा दिलाई। उसी कड़ी में मुझे
MA कराया गया, LLB कराया गया, B.Ed कराया गया, उसके बाद मैं PhD भी की। और इस पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी हमारी रुचि देखकर उन्होंने राजनीति की तरफ मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया। जब मैं 1997 में BA सेकेंड ईयर की छात्रा थी और उस समय कॉलेजों में महिलाओं के, छात्राओं के चुनाव लड़ने पे बहुत लोग रुचि नहीं लेते थे, राजनीति में जाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। उस दौर में हमारे माता पिता ने, हमारे घर के लोगों ने हमें इस बात का परमिशन दिया कि नहीं, अगर महिलाएं राजनीति में जाना चाहती हैं तो इन्हें अवसर देना चाहिए। और हमारे माता पिता ने मुझे राजनीति में जाने का अवसर दिया। और मुझे छात्र जीवन से रुचि थी और मैं BA सेकेंड ईयर में छात्र संघ का चुनाव लड़ी। और जब चुनाव लड़ी तो केवल विजय ही नहीं हासिल की, आप सभी के आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से मैं छात्र संघ का चुनाव जीती। आज भी वह रिकॉर्ड कायम है, अभी टूटा नहीं है। उसके बाद स्टेप वाइज मैं आगे बढ़ती गई, जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, अच्छे मतों से जीती। फिर पिछला विधानसभा का चुनाव में लड़ी, उसमें भी मैं अच्छे मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंची। तो जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो ये लगता है कि महिलाएं दो घरों को सजाने संवारने का काम करती हैं, पहला अपना मायका और दूसरा अपना ससुराल पक्ष। तो यहाँ पे जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग अपने लड़कों को, बेटों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, भेजते हैं, उसी तरह हमें अपने बेटियों को भी शिक्षा ग्रहण करवाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा घर खुशहाल हो, हमारा समाज खुशहाल हो, हमारा देश खुशहाल हो, तो हमें बेटों की शिक्षा के साथ साथ बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। और जब बेटियां पढ़ लेंगी तो वो अपने संतानों को और अच्छे से शिक्षा में आगे बढ़ा सकती हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में उचित मंजिल जो है हासिल करा सकती हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम इसी तरह जारी रहेगा और समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहें भविष्य में, ऐसा मैं चाहती हूँ। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। और एक चीज और मैं बता दूं, साहित्य का, जैसा कि संचालक महोदय ने इंगित किया कि साहित्य में भी मेरी रुचि है, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं कक्षा 7 में पढ़ती थी तब से मैं बच्चों की जो पत्रिकाएं होती हैं, लोट पोट चंपक, उसमें मैं लिखती रहती थी। और उस प्रतिभा को, एक बच्ची की प्रतिभा को माता पिता ने, एक मछुआ समाज के माता पिता ने अनवरत आगे बढ़ने से रोका नहीं, बल्कि उसको सिंचित किया। और 2013 में मेरी एक पुस्तक आई, प्रथम पुस्तक, बचपन के वो दिन। और वह पुस्तक जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित हुई, सूर्य सम्मान से सम्मानित हुई वह पुस्तक। उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर 51,000 का पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र इत्यादि भी दिया। तो ये हमारे मछुआ समाज की एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे समाज से अब महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। PCS में तो कई नाम आते हैं हमारे समाज के, लेकिन IAS में अभी हमारा समाज बहुत पीछे था। लेकिन अभी जो पिछला रिजल्ट निकला था IAS का, तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अब IAS में भी हमारा समाज मुहर लगा चुका है। और गाजीपुर जनपद से ही एक IAS में नाम निकल के आया, रंजीत कुमार जी। तो आज हमारा समाज कहीं पीछे नहीं है, IAS PCS हर जगह हमारा समाज जा रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। और जहाँ पहुंच रहा है वहाँ बड़ी कर्तव्य निष्ठा से अपने काम को करके आगे भी जा रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि अब हमारा समाज पीछे नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जो अभी पीछे हैं उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। एकलव्य का आपने नाम लिया ही कि एकलव्य जब
धनुष वार चलाते थे, वार उनके कमान से जब निकलता था तो वो एक अद्भुत होता था। उन्होंने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में इस तरह से वार चलाए थे कि खून का एक बूंद भी नहीं गिरा था और भौंकता हुआ कुत्ता चुप हो गया था। तो ये एक अद्भुत मिसाल है कि हमारा समाज जहाँ रहता है वहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी पहचान बना के रहता है, और आने वाले दिनों में भी हम लोग और बढ़ चढ़कर अपने शिक्षा के स्तर को बनाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मुझे पता है कि अब दूसरे वक्ता का नंबर आ रहा है, लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ता बलराम जी ने कहा कि हम सुबह उठते ही अपने भोजन इत्यादि में लग जाते हैं, तो इन्होंने सही कहा। अभी हमारा समाज गरीब है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन इसी संघर्ष में माता पिता को विशेष ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ने की उम्र है, उन बच्चों को सुबह उठते ही खेतों पे न लगाने के बजाय, मजदूरी में न लगाने के बजाय, जैसा कि शिक्षित घरों में बच्चे सुबह उठते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र पढ़ने से उनका मानसिक विकास होता है, और समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते वो अच्छा नाश्ता लेते हैं, उससे उनका शारीरिक विकास होता है। तो अब हमें भी अपनी सोच बदलनी है। माता पिता मेहनत करें, कठिन मेहनत करें और अपने बच्चों को पढ़ने का अवसर दें। अब तो शिक्षा भी, जो बच्चे तेज हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, उनके लिए सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा भी हो रही है, शिक्षा का स्तर भी सुधर रहा है। तो मुझे लगता है समय काफी हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि इसी तरह कार्यक्रम होता रहे। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, जितने आयोजक बंधु हैं, जो लोग आयोजन की इस टीम में हैं, उनको विशेष रूप से बधाई। और जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई कि इसी बहाने सब लोगों से परिचय हुआ और बातों का आदान प्रदान हुआ। और यह बात केवल हम तक ही नहीं रहेगी, यह बात पूरी दुनिया में मछुआ समाज में जाएगी और लोगों को एक जागरूकता मिलेगा, एक संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, अगले वक्ता हमारे बब्बन जी होंगे। उसके पहले मैं मैडम आपसे जानना चाहूंगा कि आपने महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। तो आज के समय में जो हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं तो उनको शिक्षा ग्रहण में करने में मैं समझता हूँ कोई विशेष तकलीफ नहीं होती है जी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपने प्रथम महिला शिक्षिका का नाम लिया माता सावित्रीबाई फुले का, तो क्या आप उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, या कोई दिक्कत ऐसी हुई थी कि पढ़ाने जाने के समय या कुछ लोग उनको कुछ इस तरह से करते थे? इस पर आपकी क्या सोच है? इसको मैं यूनाइट फाउंडेशन की तरफ से आपसे जानना चाहूँ। जी जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर पूरा समाज देखेगा। और मुझे काफी हर्षित मुद्रा में मैं यह प्रश्न सुनकर उत्तर देना चाहती हूँ कि जिनको प्रथम शिक्षिका का उपलब्धि मिला हुआ है, खिताब मिला हुआ है, सावित्रीबाई फुले जी, वो अपने पति के सानिध्य में रहकर पढ़ी, और पढ़ने के बाद वो केवल अपने तक अपने शिक्षा सीमित नहीं रखी। वो धन्य है महिला माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सोचा इस बात को कि जिन अक्षरों को मैं जान पाई हूँ, जिन ज्ञान के कोशों को मैं जान पाई हूँ, उसको यदि मैं दूसरों तक प्रसारित करती हूँ, दूसरों तक पहुंचाती हूँ, तो वो महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, वो महिलाएं भी जागरूक होंगी और अपने घर परिवार को शिक्षा के बदौलत अच्छी तरह चला पाएंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पहले अपने आसपास की महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाऊंगी। और जब वो ऐसा करना प्रारंभ की, तो जब वो पढ़ाना प्रारंभ की, तो जिधर से वो गुजरती थी, तो वहां पे जो लोगों ने पहली बार देखा कि कोई एक महिला दूसरी महिला को पढ़ाने जा रही है,
तो जब वो चलती थी तो उनके ऊपर कुछ लोग मिट्टी फेंकते थे, ईंट से प्रहार करते थे, गोबर फेंकते थे, उनका वस्त्र पूरी तरह से गंदा हो जाता था, फिर भी वो महिला हिम्मत नहीं हारी और उन प्रहारों को सहते हुए केवल ईंट फेंकना, गोबर फेंकना ही नहीं, मानसिक रूप से भी उनको प्रताड़ना दी जाती थी। लोग उल्टे सीधे उन पे कमेंट करते थे, टिप्पणियां करते थे, लेकिन वो बहादुर महिला थी। उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, अपना जो मुहिम था वो नहीं छोड़ा, अपने मिशन को नहीं छोड़ा और इन सब प्रहारों को सहते हुए भी वो आसपास के घरों में जाती थी और महिलाओं को इकट्ठा कर कर उन्हें शिक्षा देती थी और धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़ा और महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए भी विद्यालय खुलने लगे। और आज आप देख रहे हैं कि जो एक सरस्वती माता को हम शिक्षा की देवी कहते हैं, तो हमें तो लगता है कि सरस्वती माता को बिल्कुल हम शिक्षा की देवी कहते हैं, लेकिन इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी सावित्री बाई फुले भी एक सरस्वती माँ ही है, जिन्होंने बिल्कुल मूर्त रूप में आकर महिलाओं को शिक्षित किया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने शिक्षा के बदौलत आगे जा रही हैं। जी जी, शुक्रिया माननीय विधायक जी। आपने एक पार्टी से विधायक होते हुए जिस तरह से खुले शब्दों में समाज के लिए जो संदेश दिया है, एक महिला होने के नाते निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो एक सराहनीय पहल है आपकी। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में जब भी हमारे कार्यक्रम हुआ करेंगे, हम आपको बुलाएंगे तो आप अवश्य आएंगे। अगले वक्ता के रूप में माननीय बब्बन जी, आप इंजीनियर हैं, आप अपने विचार रखें। थैंक यू तिलक निषाद जी। डॉक्टर बलराम जी और श्रीमती संगीता जी ने इस विषय पर बहुत ही अच्छा बातें कही और प्रकाश डाला। इन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन पर और एजुकेशन के लिए बेसिक बातें क्या हो सकती है जिससे कि समाज में शिक्षा के और प्रसार हो और क्वालिटी के एजुकेशन लोग केवल एजुकेशन ही ना ले बट ठीक क्वालिटी के एजुकेशन समाज में कैसे बढ़े, इस पर मैं बात रखूंगा। मेरा बात रखने के दो बेसिक चीज होगी। एक तो बेसिक समस्याएं जो कि समाज में घटती है, जो कि बलराम जी ने बहुत अच्छे तरीके से रखा, और दूसरी चीज की मैं एक दो डाटा भी शेयर करूंगा कि पहले हमारे समाज में शिक्षा का स्तर क्या था और आज के टाइम में वर्तमान समय में क्या है। बच्चों के अंदर शिक्षा जन्म से ही नहीं, वास्तव में शिक्षा का प्रारंभ जन्म से पूर्व माता के गर्भ से ही हो जाता है। माता की मानसिक स्थिति, उसके आसपास के वातावरण, उसके भोजन, उसके साथ स्पष्ट या सूक्ष्म रूप से किया गया व्यवहार चिंतन को निर्धारित करता है और यह चिंतन ही बच्चे का व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये जन्म के पहले भी होता है और जन्म के बाद भी, जब माता बच्चे को पालन पोषण करती है। जन्म के उपरांत सामाजिक ताना बाना, पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियां आदि प्रभावित करता है। शिक्षा के आर्थिक स्थिति हमारे शिक्षा के संघर्ष को बहुत हद तक आसान और सरल कर देती है, लेकिन वास्तविक सफलता की गारंटी नहीं देती है। यदि ऐसा होता तो गांव के गरीब के बेटा IAS PCS नहीं बनता। गांव के गरीब या शहर का गरीब IIT IIM आदि में सफल कभी नहीं होता। शिक्षा के उच्च शिखर तक को बहुत हद तक सतत गाइडेंस, आसपास के वातावरण, कठिन परिश्रम और मनोबल, सतत मोटिवेशन से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सन 2000 में अपने समाज में शिक्षा के क्या स्तर था। तो
ये एक केस स्टडी है जो सन 2000 में किया गया था। और हाँ, तो सन 2001 ये एक गांव का केस स्टडी है जिसमें गांव की कुल जनसंख्या उस समय 850 जनसंख्या थी। उस समय कुल 850 जनसंख्या थी। उसमें जो है ग्रेजुएट टोटल ग्रेजुएट जो थे 12 थे। 850 में टोटल ग्रेजुएट 12 थे और पोस्ट ग्रेजुएट 2 थे, जिसमें कि 2 महिला ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट महिला 0 थी और गवर्नमेंट जॉब में 1 थी। और पुरुष में टोटल ग्रेजुएट 10 थे, 2 पोस्ट ग्रेजुएट थे और 19 जो थे टोटल गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इस तरीके से कुल 20 जो है जॉब में थे, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन जो था 1.6% था और परसेंटेज ऑफ जॉब जो था 2.35 था टोटल उस गांव के पॉपुलेशन के, जिसमें से कि बी क्लास जॉब में 3 लोग थे, ए क्लास में 1 भी नहीं था, सी क्लास में 4 थे, सी क्लास में 4 में मोस्टली जो है टीचर में थे और डी क्लास जॉब में 16 थे। डी क्लास जॉब में 16 का मतलब जो पब्लिक सेक्टर था, इस्पात निगम लिमिटेड, इस टाइप बोकारो दुर्गापुर में जो है क्रेन ऑपरेटर और इस तरह से लोग जो है कार्य करते थे। लेकिन 2020 में उसी गांव का एक सर्वे है, 2020 में उस गांव का पॉपुलेशन 1150 हो गया, जिसमें कि महिला और पुरुष के संख्या लगभग बराबर है 575 और परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन जो है 15% हो गया और परसेंटेज ऑफ जॉब टोटल का 8% हो गया। तो इसमें जो है बी क्लास जॉब में 3 और ए क्लास जॉब में 1%, सी क्लास जॉब में 6, डी क्लास जॉब में 8 और प्राइवेट सेक्टर में 34 लोग हैं। तो इसमें मैं टोटल एक शेयर करता हूं कि ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या 75, पोस्ट ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या 19, इंजीनियर 20, डॉक्टर 1, ITI डिप्लोमा 25 और PhD 3 है। महिलाओं में टोटल ग्रेजुएट 45, पोस्ट ग्रेजुएट 4, इंजीनियर 10, डॉक्टर 2 जो अभी पढ़ रहे हैं, ITI डिप्लोमा 0, PhD 1 और गवर्नमेंट जॉब में 8 है। तो 2000 और 2020 के हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। लेकिन इसमें जो है हमारा जो फाइंडिंग है कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन हमको नहीं मिला। जैसे कि IIT में बच्चे नहीं गए, IIM में नहीं गए, इस टाइप से, या प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो BIT जैसे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन जो है नहीं हुआ। तो एक ये गैप है। और दूसरा जो एक फाइंडिंग है कि गांव के लोग जो गांव में रह गए उनमें शिक्षा बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ा, उनमें नंबर ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं बढ़ा। लेकिन गांव से जो माइग्रेट होकर शहर में चले गए 2000 के पहले या 2000 के बाद, उनके बच्चे अधिक से अधिक जो है एजुकेशन लिए। गांव में 2000 से पहले जो है 1995 में जिनके परिवार में खाने की भी दिक्कत था, उस शहर में गए, काम किए, बिजनेस किए, आज उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर उन्होंने पढ़ा लिखा के बनाया। तो ये एक डाटा था कि ये डाटा के मैंने जो है शेयर किया। अब इस डेटा के बेस पर जो है मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां और कारण रही जिसके वजह से एजुकेशन का जो है प्रसारण जो है हम लोगों के समाज में कम रहा। पहला जो है, सभी के परिवार गांव में रहता था। गांव में बहुत अच्छे एजुकेशन की सुविधा नहीं होने के कारण, खासकर हाई स्कूल एजुकेशन नहीं होने के कारण जो है एक समस्या आई। डी क्लास जॉब करने वाले व्यक्ति अकेले फैक्ट्री या फैक्ट्री के आसपास रहता था
उसके परिवार गांव में रहता था, जिसके कारण जो है बच्चों के एजुकेशन के ध्यान नहीं रख पाता था, उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाता था। इसके अलावा मछुआ समाज में गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है मछली पालन, और जो महानगरों या बड़े नदी के किनारे रहते हैं उनका व्यवसाय जो है नौकायन है। जिसके कारण ये मछली पालन व्यवसाय करने के कारण जो है वे टीन एज बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय तालाब, पुल, नदी पर बिताते हैं। यहाँ से उनके जो बच्चे होते हैं गलत आदत ग्रहण करते हैं और बहुत जल्दी ही नशाखोरी और डिमोटिवेशनल एक्टिविटी उनके अंदर जो है आ जाते हैं, जिसके कारण जो है उनके बच्चे जो है शिक्षा से विमुख हो जाते हैं, उधर जो है अग्रसित नहीं हो पाते हैं। एक और कारण है, मछली पकड़ना एक सीजनल व्यवसाय है, परमानेंट व्यवसाय नहीं है, जिससे उनको हमेशा अर्थ की कमी रहती है। आज मछली पकड़ रहा है, सीजन है, इस समय पैसा आ रहा है, लेकिन बाकी टाइम उसको पैसा नहीं रहता है, जिससे अर्थ के कमी होने के कारण जो है उसको पूरा करने के लिए वो कर्ज में फंस जाता है और बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी को गरीबी के नाम पर थोप कर वो मुक्त हो जाता है। वो कोशिश नहीं करता है कि हम बच्चों को शिक्षा दें, वो ये मान लेता है कि हम गरीब हैं तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तालाब से वापस जब घर आता है तो उसकी शरीर गंदा होता है, उसके कपड़े से बास आता है, उसके साथ जाल और अन्य सामान होता है जिसको ला के घर में रख देता है, जिससे घर के वातावरण जो है दूषित होता है, महकता है, और इस महकता है जो कि ये वातावरण जो है लोगों के अंदर जो है चिंतनशील विचार पैदा जो है करने में रुकावट बनता है। और इस व्यवसाय में इतना कठिन काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है कि वो थक हार के जो है नशाखोरी के तरफ भी जो है अग्रसर होने लगता है, इस गंदगी के कारण और थकने के कारण जो है। लेकिन 2000 ये सब कमियां रहते हुए भी, गरीबी होते हुए भी, तमाम कमियां रहते हुए भी हम लोग देखें कि 2000 के कंपेरिजन में 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्म वो गांव किया है, तो दूसरा भी कर सकता है। तो सन 2000 के बाद जो है उससे कुछ समय पूर्व बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है शहर में चले गए और शहर में उनको एक सकारात्मक अच्छा वातावरण मिला, स्कूल कॉलेज उनके नजदीक मिला, जिसके कारण जो है वो बच्चे बच्चियों को जो है पढ़ा सके। शहर में एक परमानेंट उनको इनकम मिला, जिसके कारण जो है उनको शिक्षा में इन्वेस्ट करने में कोई रुकावट नहीं आई। शिक्षा के स्तर को हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं अब, लेकिन जो है ये हमारे कमियां रही और जो शहर में जाने के बाद वो कैसे दूर हुआ, लेकिन हम लोग उसके स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर मैं बात रखना चाहूंगा। सकारात्मक वातावरण बना के कि हम लोग हमेशा कि हम लोग गरीब है, हम लोग शिक्षा के अभाव है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक सकारात्मक वातावरण भी बनाना चाहिए कि हमारे समाज में 2000 में शिक्षा का स्तर ये था, अब ये है, तो हम और आगे कर सकते हैं। तो हम लोग एक माहौल बनाना चाहिए, अनैतिक संघर्षों से बचना चाहिए। खास करके हम लोग समाज में लोग जो है बिना मतलब के, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे संघर्ष करते हैं कि हमारे छत के पानी उसके छत पर कैसे गिर गया, नाली जो है हमारे दरवाजे से क्यों जा रहा है, बारिश में पानी आ रहा है तो इधर क्यों आ जा रहा है। ऐसे चीजों से बचना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि बचे। परमानेंट इनकम वाला काम करना चाहिए, जैसे कि मछली मारने के बजाय जो है हम लोगों को जो है पशुपालन जैसे कामों पर जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये परमानेंट वर्क है, फिक्स इनकम जो है देता है। जैसे कि एक भैंस रखते हैं, 10 लीटर रोज यदि आप दूध बेचते हैं तो 10 × 50 500 रुपया के डेली इनकम है, तो 15,000 रुपया जो है उसके घर में इनकम आ जाएगा। तो ये परमानेंट इनकम होता है। अपने आमदनी के कुछ हिस्सा लगभग 30% बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करनी चाहिए। हमको मान के चाहिए कि हम 100 रुपया कमाते हैं तो हमको 30 रुपया बच्चों के एजुकेशन पर जो है खर्च करना है।
शराब आदि के सेवन से जो है बचना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हम यदि समाज में आगे हैं और समाज के बीच हम ही जाएं और हम उसको प्रोत्साहित करें कि आज तो पार्टी होगी, लाओ शराब रखो हम पियेंगे, तो हमारे शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हम कोई भी वहां स्पीच देंगे वो कोई प्रभावशाली जो है नहीं होना है। प्लेटफॉर्म का चयन और अवसर की पहचान कराना चाहिए। सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे समाज के खास करके जो बच्चियां है वो पुलिस की वैकेंसी होगी, पुलिस में नौकरी लगेगा, तो उसके लिए हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा शारीरिक माप क्या होना चाहिए, हमको कितने किलोमीटर दौड़ना चाहिए, उसको नहीं पता है। उसको दरोगा के नहीं पता, उसको इंजीनियर के नहीं पता, उसको डॉक्टर के नहीं पता। यहाँ तक कि हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग बहुत जागरूक थे, तो हम लोग को दो ही चीज पता था कि डॉक्टर और इंजीनियर के लिए ये पढ़ाई होता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। तो हम लोगों को जो है समाज में इस चीज को जो है ले जाना चाहिए, बताना चाहिए। शिक्षा में सहयोग देना चाहिए। किसी को भोजन में सहयोग कम दो, लेकिन किसी के बच्चा पढ़ रहा है आस पास पड़ोस में, तो उसको जो है सहयोग जो है जरूर देना चाहिए। शिक्षा से रोजगार कैसे सृजन हो सके इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लड़की लड़के की शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि लड़की को लड़के के बराबर अवसर दिया जाए तो लड़की निश्चित रूप से लड़के से आगे निकल जाएगी। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने रखा है अपने अनुभव से, और इसके अलावा कोई कुछ पूछना चाहे तो मैं जो है जवाब दे सकता हूँ। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि बब्बन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बच्चे का जो शिक्षा का विकास है वो गर्भ से ही शुरू होता है, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं, और इसके लिए जो सामाजिक माहौल है वो निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। फिलहाल आपसे अभी कुछ नहीं पूछेंगे, अगले वक्ता हमारे होंगे इंजीनियर मुनीम निषाद जी होंगे, उन्हें आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि यूनाइट फाउंडेशन की नींव क्यों पड़ी। मित्रों, 2014 में जब हमारा समाज मुख्यमंत्री आवास पर पिट रहा था लाठियों से, तो हमने भी एक बहुत बड़ा सपना देख लिया कि हमारे समाज का भी मुख्यमंत्री होगा, और मैं भी उस दिशा में बह चला। उसके पहले मैं राजनीति से बहुत घृणा करता था, और 2017 तक हमारा ये सपना, या 17 के पहले तक बरकरार रहा। जब हमने देखा कि कुछ नहीं होना है, तो जो लोग पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग उस संगठन से जुड़े थे, उनके मन में एक इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ कि हमारे समाज में इस समय वर्तमान में 3 घटक पैदा हो रहे हैं। पहला घटक है राजनैतिक, जो राजनीति को बिलोंग करता है, उसमें हमारे किसी भी समाज के किसी भी पार्टी में लोग हों, एक वो घटक है। दूसरा एक घटक वो है जो नौकरी पेशा है, वो ज्यादातर अपना टीवी में मस्त रहता है, घर परिवार में मस्त रहता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पढ़ा लिखा तबका है, ये तो अपना टीवी और बीवी में मस्त रहता है। जो अब मैं देख रहा हूँ तीसरा तबका है, वो हमारा गरीब तबका है, जो गांव में देहात में रहता है। वो तबका हम इन दोनों तबकों से कट रहा है, धीरे धीरे कटता चला जा रहा है। उसके कारण जो भी हो, तो हम देखते हैं कि जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो भी हमारे समाज से कट सा रहा है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी कट रहा है, और जो नीचे का गरीब तबका है वो भी इन दोनों तबकों से कटता चला जा रहा है। तो हम लोगों के मन में एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम एक यूनाइट फाउंडेशन की नींव डालें, जिसमें सबसे पहले हम बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ें और उनके विचारों से एक विचारधारा को निर्गत करें। तब हम जाके अपने राजनीतिक जो नेतृत्व करता है उनको सामंजस्य बनाकर, समन्वय स्थापित कर अपने समाज के लोगों में भी एक ऐसी सोच डालें ताकि हमारा समाज एकजुट रहे, संगठित रहे और हर क्षेत्र में कामयाब हो। इस आशा और उम्मीद के साथ हमने यूनाइट फाउंडेशन की नींव डाली।